इस वीडियो में हम MHI 101 प्राचीन और मध्ययुगीन समाज इस बुक का चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 3 पढ़ेंगे। मतलब हमने इस फर्स्ट चैप्टर को पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, सेकंड में और पार्ट 3 में टोटल कवर करेंगे कि आज पूरी कोशिश करेंगे और इस वीडियो में हम इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। एंड देन नेक्स्ट वीडियो जो आएगी आपकी उसमें हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर फर्स्ट चैप्टर के। हम आ चुके थे, ये हमने नातेदारी वाला पढ़ लिया था और विनिमय भी पढ़ लिया था, कला और भाषा आविष्कार भी पढ़ लिया था, शिकारी संग्रहकर्ता भी पढ़ लिया था हमने। हमें पढ़ना था आज महान रूपांतरण। ये क्या चीज़ है महान रूपांतरण? होमो सैपियंस का इतिहास लगातार नए कौशलों को अर्जित करने का इतिहास है। उन्होंने लकड़ी और पत्थर को मिलाकर औजार बनाने की विधि विकसित की। उन्होंने मछली मारने, नौकायन करने और तैरने की विधि सीखी। इसी समय होलोसिन युग का आरंभ हुआ। मौसम गर्म हुआ और इसके कारण पृथ्वी पर कई तरह के परिवर्तन हुए। उदाहरण के लिए पश्चिम एशिया के वन रेगिस्तान में तब्दील हो गए। दूसरी ओर यूरोप में बर्फ पिघली और वन विकसित हुए। जलवायु में हुए इन परिवर्तनों के साथ साथ हमारे संग्रहकर्ता पूर्वजों ने जीवन यापन के नए तरीके अपनाए और अपने को जलवायु के अनुसार ढाल लिया। पूरी अनुकूल प्रक्रिया के 4 प्रमुख प्रक्षेप पथ थे। कौन से? देखो, ज़्यादातर समुदाय शिकार और संग्रह का जीवन व्यतीत करते रहे। खान पान में उन्होंने सामुद्रिक प्रजातियों और शाकाहारी भोजन में विभिन्न प्रकार के बीजों को भी शामिल कर लिया। कई इलाकों में वनों और नदियों से उन्हें प्रचुर मात्रा में भोजन में उपलब्ध हो जाया करता था। इनमें से कई समूहों ने शिकारी संग्रह की जीवन शैली को ही जारी रखा क्योंकि इसमें आज़ादी भी थी और आराम भी। यह जीवन पद्धति काफ़ी समय तक चलती रही, यहाँ तक कि 1500 CE में भी संग्रहकर्ता पूरी पृथ्वी के 1/3 हिस्से में फैले हुए थे। इसमें ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका का अधिकांश हिस्सा, दक्षिण अमेरिका का बड़ा हिस्सा, अफ्रीका और उत्तर पूर्व एशिया शामिल थे। अभी भी 40 देशों में शिकारी संग्रहकर्ता जीवित हैं। लाखों वंशजों की पीढ़ी में से 1 या 2 पीढ़ी संग्रहकर्ता का जीवन छोड़कर अलग जीवन व्यतीत करने लगे थे। दुनिया के कुछ हिस्सों में शिकारी संग्रहकर्ताओं ने पौधे उगाने शुरू किए, परंतु वे खानाबदोश संग्रहकर्ता ही रहे। चीन और मैक्सिको से भी यह प्रमाण मिले हैं कि खानाबदोश संग्रहकर्ता ही खेती करते थे। वे एक गांव में टिककर नहीं रहते थे। वे लगभग 2000 वर्षों तक इस प्रकार की खाद्य प्राप्ति की मिश्रित अवस्था में बने रहे। इसलिए इसे मात्र संक्रमण कालीन चरण नहीं कहा जा सकता। वातावरण के बदलने और उसके अनुसार ढलने में क्रम में जीवन यापन के 2 और तरीके अपनाए गए, जिसमें मानव संस्कृति के विकास के बीज छिपे हुए थे। पशुपालक, खानाबदोशी और कृषि ऐसे ही जीवन यापन के 2 प्रमुख साधन थे। ठीक है, पशुपालक, खानाबदोशी और कृषि ऐसे ही जीवन यापन के उनके 2 प्रमुख क्या थे? साधन या स्रोत थे, कह सकते हैं। अब हम बात करेंगे पशुपालक खानाबदोशी की। कुछ शिकारी संग्रहकर्ता समुदायों ने खेती करना और जानवरों को पालना शुरू कर दिया। पश्चिमी एशिया से मिले प्रमाण बताते हैं कि कृषि और पशुपालन लगभग एक साथ शुरू हुआ। कुछ समुदाय कृषि की अपेक्षा पशुपालन में अधिक रुचि रखते थे। मंगोलिया, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, अजरबैजान आदि कुछ ऐसे मध्य एशियाई घास के मैदानों के देश हैं जहां लगभग 300 वर्ष पहले तक अधिकांश लोग पशुपालन ही अपना गुजारा करते थे। वैसे तो मध्यपाषाण युग में भी कुत्ता, सुअर और घोड़ा आदि जानवरों के पालने के प्रमाण मिले हैं, पर भेड़, बकरी और मवेशी यानी गाय भैंस के पालने की शुरुआत ने मनुष्य के जीवन यापन की पद्धति को काफ़ी अधिक प्रभावित किया। पशुपालन ने मनुष्य की जीवन शैली को नए रंग में रंग दिया। शिकारी संग्रहकर्ता जीवन यापन शैली में जानवरों का शिकार करके उन्हें तुरंत खा लिया जाता था। पशुपालन के बाद अब जानवरों को पाला जाने लगा ताकि अभाव के समय या जब भी आवश्यकता है उनका गतिमान खाद्य भंडार के रूप में उपयोग किया जा सके। किसान तो एक जगह स्थायी रूप से बस जाते थे, परंतु पशुपालक चरागाह की खोज में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। ऐतिहासिक रूप से खानाबदोश एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के घास के मैदानों में रहा करते थे, जहां उनके मवेशियों के लिए पर्याप्त मात्रा में घास और चारा उपलब्ध था। विभिन्न पशुपालक खानाबदोश समुदायों में विभिन्नताएं भी थी और उनके अपने विशिष्ट तरीके भी। यह विशेषताएं इस बात से निर्धारित होती थी कि वह समुदाय कौन से विशिष्ट पशुओं को पालता है। अब हम पढ़ेंगे मवेशी पालक, घोड़ा पालक और अन्य। पश्चिम एशिया और दक्षिण एशिया तथा उत्तरी और पूर्वी अफ्रीका के मैदानों में बकरी, भेड़ और मवेशी
जस्ट लाइक गाय और बैल, उसको पालने का प्रचलन था। इन योद्धा प्रभुत्व वाले समाजों में पशु ही संपत्ति का प्रमुख आधार बन गए। हित्ती, हिक्सोस, आरंभिक यूनानी और आर्य घोड़ा पालते थे। ये घुड़सवारी नहीं करते थे, परंतु रथों पर सवार होकर युद्ध करते थे। यूरेशियाई घास के मैदानों में पशुपालन शुरू होने से पहले ही रेंडियर को पालतू बनाया जाना शुरू कर दिया गया होगा और इस प्रकार पशुपालक खानाबदोशी की शुरुआत हुई होगी। वे मुख्यतः उत्तरी यूरोप और साइबेरिया तक सीमित थे। ये समुदाय समकालीन सभ्यताओं के मुख्य केंद्रों से दूर स्थित थे। अरब और अफ्रीका में सूडान के आसपास के क्षेत्रों में आरंभिक शताब्दियों में ऊंट पालने की प्रथा प्रारंभ हुई। ऊंट कम पानी पीकर और कम चारा खाकर बहुत दिन जिंदा रह सकता था, इसलिए ऊंट पालकों ने सहारा और अरब मरुभूमियों से होकर गुजरने वाले व्यापार मार्गों को अपने नियंत्रण में कर लिया। अमेरिकी उच्च भूमियों में इलामा और अल्पाक जैसे पशुओं को पालतू बनाया गया और यहाँ भी सीमित अर्थों में पशुपालन की शुरुआत हुई। खानाबदोश समूहों को जिंदा रखने के लिए पशुओं को पालना और रखरखाव करना अपरिहार्य था, यानी जरूरी था। इससे उन्हें मांस और दूध की आपूर्ति होती थी। ऊंट, बैल और घोड़े की मदद से एक चरागाह भूमि से दूसरी चरागाह भूमि और बाजार तक सामान ढोया जाता था। कृषि समाजों के संपर्क में रहने वाले खानाबदोश समूह के आधुनिक अध्ययन से उन समाजों की बनावट की विशेषताओं का पता चला। कहा जाता है कि सच्चा खानाबदोश गरीब होता है, ज़्यादा संपत्ति उसके लिए भार होती है, उसके पास उतना ही सामान होना चाहिए जितना वह ढो सके। शाम को वह अपना चूल्हा जलाता है, तंबू लगाता है और सुबह सब कुछ समेट कर चल देता है। यदि उसके जानवरों की संख्या बढ़ जाती है तो उसे चारे की खोज में एक चरागाह को छोड़कर दूसरे चरागाह की खोज में जाना पड़ता है। जानवरों की संख्या बढ़ने से एक और तो उनकी गतिशीलता पर रोक लगती है और साथ ही चारे के लिए ज़्यादा घूमने की जरूरत भी हो जाती है। इसलिए मजबूरन उसे अपने जानवरों को देकर और बदले में अन्य सामान लेकर विनिमय करना पड़ता था। यदि उनके पास संपत्ति होगी तो वे उसे ढो नहीं सकेंगे, इसलिए उन्हें मजबूरन एक जगह बसना पड़ सकता था। इस प्रकार अमीर खानाबदोश एक जगह बस गए। बहुत गरीब खानाबदोश भी बहुत दिन तक अपनी जीवन की गाड़ी खींच नहीं सके। भेड़ और बकरियों को बीमारियां लगती रहती थी और एक बार में ही बड़ी संख्या में उनकी मृत्यु ना हो सकती थी। मतलब कि एक बार में अगर ज़्यादा बीमारी वगैरह लग जाती थी तो फिर वो मर भी जाती थी। ऐसी स्थिति में अचानक पशुपालक को पता चलता है कि उनके पास ना तो भेड़ है और ना बकरी। ऐसी स्थिति में वे बसे हुए समुदायों की सेवा में लग जाते हैं। पशुपालक खानाबदोश समूहों के जीवन में अंतर्निहित इस अस्थिरता में उन्हें दूसरे पशुपालक या स्थिर बसे हुए समुदायों से संबंध स्थापित करने के लिए बाध्य किया। अपने सारे पशुओं से हाथ धो चुका कोई समुदाय हताशा में पड़ोसी पशुपालक अथवा खेतीहर समुदाय पर आक्रमण भी कर सकता है। पशुपालक समाजों में योद्धा पुरुषों का वर्चस्व होता है जो एक दूसरे से निष्ठा के सूत्र में बंधे होते हैं। शारीरिक शौर्य और साहस पुरुष का अलंकार माना जाता है। उनकी तीव्र गतिशीलता योद्धा के रूप में उन्हें सक्रिय बनाती है और स्थायी बसे हुए लोगों की सेना को भी ध्वस्त करने में सक्षम बनाती है। कई विद्वानों का तो यह मानना है कि जब खानाबदोश समूहों ने कृषि समुदायों पर कब्जा जमा लिया तो आरंभिक राज्यों का जन्म हुआ था। आरंभिक मेसोपोटामियाई साहित्य में राज्यों का निर्माण करने वाले खानाबदोश समूहों का उल्लेख हुआ। आरंभिक यूनानी और आर्य खानाबदोश लोग ही थे जिन्होंने यूनान और भारत में सभ्यताओं को आकार दिया। सियुंगनू पश्चिम में हूण के नाम से जाने जाते हैं। इनने 4वीं और 5वीं शताब्दियों में रोमन साम्राज्य और भारतीय राज्यों को तहस नहस कर दिया। खानाबदोश समूहों का सुप्रसिद्ध नेता चंगेज खां था। 13वीं शताब्दी में उसने अब तक के सबसे बड़े साम्राज्य का निर्माण किया। पशुपालक खानाबदोश आमतौर पर उन राज्यों के इलाकों को ध्वस्त कर दिया करते थे जहां स्थायी खेती होती थी। बड़ी आबादी का पालन पोषण करने में सक्षम सभ्यता के केंद्रों का निर्माण, रोजगार संबंधी विविधता का विकास और स्थायी संस्थानों के निर्माण के कारण खानाबदोश लोगों की अपेक्षा कृषि समुदाय बेहतर स्थिति में रहा। इसके बावजूद इतिहास में पशुपालक खानाबदोश की छाप महत्वपूर्ण और चिरस्थायी है। अब हम बात करेंगे कृषि की। पश्चिम एशिया, मिस्र, चीन, भारत जैसी जगहों पर जलवायु में हुए परिवर्तनों के कारण कृषि जीवन यापन का मुख्य साधन बन गया। यहाँ के लोगों ने पशुपालन भी शुरू किया, परंतु कृषि जीवन यापन का प्रमुख स्रोत बना। संग्रहण की अवस्था से कृषि की ओर संक्रमण हमारे इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ है। अभी तक शिकारी संग्रहकर्ता मौसम के अनुसार स्थान बदलते थे और अपने लिए जंगली वनस्पतियों और पशुओं से भोजन प्राप्त करते थे।
अब इसके स्थान पर कृषकों का स्थिर जीवन शुरू हो गया, जो फसल उपजाते थे और मवेशी पाला करते थे। स्थायी और स्थिर जीवन शुरू होने के साथ ही ग्रामीण बस्तियां बनी और आबादी बढ़ी। मिट्टी के बर्तन और धातु कर्म जैसी शिल्पों का विकास हुआ और अंततः राज्य और शहर निर्मित हुए। भोजन उत्पादन और पशुपालन के फलस्वरूप भोजन की प्राप्ति के प्रति नजरिया बदलता गया। अब केवल एक दिन का नहीं बल्कि पूरे मौसम का यानी दीर्घावधि योजना बनाई जाने लगी। इस नई कृषि अर्थव्यवस्था का विस्तार संग्रहकर्ताओं की पुरानी जीवन शैली के स्थान पर हुआ। धीरे धीरे कृषि जीवन यापन का प्रमुख साधन बन गया। आज भी यह अधिकांश लोगों के जीवन यापन का साधन है। औद्योगिक क्रांति के पिछले 200 वर्षों में दुनिया की तस्वीर बिल्कुल बदल गई है, परंतु आज भी भारत जैसे देश में 75% यानी 75% लोग किसान हैं। जिस भूमि पर वे खेती करते हैं उसका मौजूदा स्वरूप हजारों वर्षों के श्रम का परिणाम है। अब हम जानेंगे कृषि के परिणाम क्या क्या हुए। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक, इसको ध्यान से सुनेंगे। कृषि की शुरुआत और दुनिया के बड़े हिस्सों में इसके प्रसार ने मानव समाज पर दूरगामी प्रभाव डाले। इस भाग में हम इनमें से कुछ प्रभावों का अध्ययन करेंगे। कृषि करने से क्या प्रभाव पड़ा लोगों पर। ठीक है, पहला है ग्राम संस्कृति का जन्म हुआ। कैसे? देखो, शिकारी संग्रहकर्ता पशुओं और फल कंदमूल आदि की उपलब्धता के अनुसार हर मौसम में अपना घर और जगह बदल लेते थे। शिकार और संग्रहण के विपरीत खेती करने के लिए किसानों को एक ही स्थान पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। उसे बीज बोना पड़ता था, पौधों में पानी देना होता था, पशुओं और पक्षियों से छोटे पौधों को बचाना होता था। 4 से 6 महीनों में फसल कटने के लिए तैयार हो जाती थी। इसका मतलब यह हुआ कि शिकार और संग्रहण के विपरीत कृषि में एक जगह रहने की बाध्यता थी। इसलिए कृषि के आरंभ होने से गांव का उदय हुआ, ऐसे गांव का निर्माण होने लगा। ठीक, हालांकि शिकारी संग्रहकर्ता समूहों ने भी कुछ स्थानों पर गांव और शहर बसाए थे। ये ऐसे स्थान थे जहां पूरे वर्ष भोजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहता था, परंतु ऐसे स्थान बहुत कम थे। पशुपालन और फसल उगाने के क्रम में मनुष्य ने अपने को भी एक स्थान से बांधकर घरेलू बना लिया। हमारे कृषक पूर्वजों ने ही सड़कें, मार्ग, झोपड़ी, घर, खेड़ा, गाँव और शहर बसाए थे। पुरातत्ववेत्ता ऐसे ही स्थानों पर उत्खनन करते हैं। अब हम बात करेंगे दूसरा, कृषि का क्या प्रभाव पड़ा। जनसंख्या में वृद्धि और बस्तियों का विस्तार कैसे हुआ। स्थायी रूप से बसने और खेती की शुरुआत होने से जनसंख्या बढ़ी और इसका क्षेत्रीय प्रसार भी हुआ। एक जगह बसे समुदायों में जनसंख्या की वृद्धि तेजी से हुई। अनाज के पैदावार होने से इसे कूटकर दलिया भी बनाया जाने लगा। बकरी और भेड़ पालने से दूध मिलने लगा। अब शिशुओं के लिए माता के दूध का सेवन कम किया जा सकता था, क्योंकि उन्हें पशु दूध, दलिया आदि भोजन मिल सकता था। इससे भोजन के जन्म के बीच का अंतराल कम हो गया, जिससे जनसंख्या तेजी से बढ़ी। एक आकलन के अनुसार उर्वर अर्धचंद्राकार क्षेत्र, इराक के आसपास का क्षेत्र, इसमें खाद्य उत्पादन की शुरुआत हुई थी। शुरुआत होने से बस्तियों का आकार लगभग 10 गुना बढ़ गया। शिकारी संग्रहकर्ता 20 या 30 के समूह में रहा करते थे, क्योंकि ज़्यादा लोगों के रहने से भोजन की कमी पड़ सकती थी। शिकारी संग्रहकर्ताओं द्वारा जुटाए भोजन की तुलना में किसान ज़्यादा अनाज उपजा सकते थे। अब वे जमीन के छोटे टुकड़े से ज़्यादा लोगों के लिए भोजन उपलब्ध करा सकते थे। शिकारी संग्रहकर्ताओं के विपरीत किसान ऐसे भोजन का उत्पादन कर सकते थे जिसे ज़्यादा समय के लिए सुरक्षित रखा जा सकता था। इस प्रकार सैकड़ों की आबादी वाले गाँव की स्थापना हुई। कृषि के आरंभ होने का मतलब था कि कोई भी वस्तु ऐसे स्थान पर उपजाई जा सकती थी जहाँ वह अपने आप नहीं उगती थी। इस प्रकार उत्पादन के विस्तार के लिए कृत्रिम प्रयास किए गए। एक और शिकारी संग्रहकर्ता जहां भोजन की उपलब्धता के लिए प्रकृति पर निर्भर थे, वहीं किसानों ने अनाज उगाने के लिए प्रकृति में बदलाव करके नई भूमि आकृतियां तैयार की। इस प्रकार किसानों ने आरंभिक काल के कई अनछुए प्रदेशों में अपनी बस्तियां बनाई। कृषि से भूमि की उपादेयता और वहन क्षमता भी बढ़ी। विभिन्न आकलनों से यह बात सामने आती है कि एक कृषि शिकारी संग्रहकर्ता को साल भर में पूरे वर्ष भोजन प्राप्त करने के लिए मोटी 4 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र की जगह चाहिए थी, जबकि कृषि से जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा कई किसानों का पेट भर सकता था। परंतु कृषि के आगमन के साथ कई लोगों को दास्ता भी मंजूर करनी पड़ी। सत्ता और धन के भूखे सरदार समुदायों के अन्य सदस्यों को खेती करने के लिए बाध्य करते होंगे और उत्पाद का एक हिस्सा अपने पास रख लेते होंगे। मनुष्य के द्वारा आज भी नए नए पौधे उनकी प्राकृतिक परिवेश से लाकर लगाए जाते हैं।
हमारे बगीचे में जो सुंदर फूल दिखाई पड़ते हैं वे 20वीं शताब्दी में हिमालय से लाए गए थे। इसी प्रकार चिकित्सा के गुणों से भरपूर कई पौधों की खोज अभी हाल में ही हुई है और उन्हें उगाया भी जाने लगा है। प्रतिदिन वनस्पति विज्ञानी किसी पौधे में कोई उपयोगी गुण ढूंढ लेते हैं और इन गुणों का पता चलते ही इन पौधों की खेती शुरू की जाती है। दुर्भाग्य की बात है कि बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई होने के कारण चिकित्सा की दृष्टि से उनके गुणों की खोज से पहले ही बहुत सी जड़ी बूटियां नष्ट कर दी गईं, जो इतना निर्माण कर रहे थे इसलिए। और क्या प्रभाव पड़ा? तीसरा, जनजातीय समुदायों का कैसे उदय हुआ ये जानेंगे। कृषि के आगमन से दीर्घावधि सहयोग की भावना का भी उदय हुआ। शिकारी संग्रहकर्ता समूह को शिकार करते समय सहयोग की जरूरत होती थी। एक बार शिकार हो जाने और बंटवारा होने के बाद समूह का अस्तित्व नहीं रहता। कृषकों को बुआई से लेकर कटाई तक सहयोग की जरूरत पड़ती थी। शिकार करने में 1 दिन से लेकर 1 सप्ताह तक लग सकता था, लेकिन किसानों को अपनी फसल प्राप्त करने में कम से कम 4 महीने लगाने पड़ते थे। किसान हर साल अनाज उपजाते थे और उस दौरान पिछले मौसम में उगाए गए अनाज को खाते थे, इसलिए पूरे वर्ष खाद्य का उत्पादन होता था और इसलिए कृषि समाजों में नाते रिश्तेदारी कायम हुई, जो कृषकों के बीच सहयोग का संस्थागत ढांचा बनी। अगला क्या मतलब चेंजेस आया था? नई महामारियां और बीमारियां कैसे आई इस समाज वगैरह में कृषि के बाद, देखो अब हम जानेंगे। नई महामारियां और बीमारियां। कृषि के आगमन से लोगों के स्वास्थ्य और स्वच्छता पर भी असर पड़ा। एक और जहां भोजन की नियमित आपूर्ति से उनकी आयु बढ़ी। ऑस्ट्रेलोपिथेकस की औसत आयु केवल 25 वर्ष होती थी। वहीं दूसरी ओर पानी इकट्ठा करने, फसलों में पानी देने या दलदली क्षेत्रों के पास बसने के कारण मच्छर भी पैदा होने लगे। ये मच्छर मलेरिया जैसी बीमारियों के वाहक होते हैं। आसपास जमे कूड़ा करकट और घास पात के कारण कीड़े भी आकर्षित होने लगे, जिनमें से कुछ बीमारियों का कारण ये बने। ठीक है, मध्यकाल में चूहों में होने वाले बुबोनिक प्लेग इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसमें चूहे में पैदा होने वाले कीड़े इस बीमारी के वाहक हुआ करते थे। अब है हमारा व्यवस्था के नए रूप और विवाद। ये कृषि का परिणाम एक कौन सा हुआ देखते हैं। इसमें क्या हुआ था? स्थायी घर बनाने में काफ़ी श्रम लगता है। इसी प्रकार खेतों में काम करने में भी जी तोड़ मेहनत करनी होती थी। कृषि समुदायों को संग्रहकर्ताओं की अपेक्षा अपने खेतों और घरों की ज़्यादा हिफाजत करनी होती थी। यदि संग्रहकर्ताओं में आपसी टकराव होता था तो हारने वाला दल स्थान छोड़कर हट जाता था। विजेताओं द्वारा सब कुछ लूट लिया जाने के बावजूद किसानों को अपने गांव में ही रहना पड़ता था। इसके बदले उन्हें अपने उत्पाद का एक हिस्सा भी देना पड़ता था और उनकी हैसियत दोयम दर्जे की हो जाती थी। इस प्रकार कृषि के आगमन से युद्ध का महत्व बदल गया। इससे असमानता पर आधारित समाजों के निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त हुआ। अब इसका हम सारांश पढ़ के देखते हैं। क्या हमने मतलब इतना सारा जो पढ़ा है उसका सारांश क्या निकलता है। इम्पॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें पढ़ी हमने इसमें, ये जानेंगे पूरे चैप्टर में। ये ध्यान से सुनो, एकदम लास्ट है ये टॉपिक, फिर उसके बाद हमारे ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। मनुष्य लगभग 25 लाख वर्ष से इस पृथ्वी पर रहता आ रहा है, परंतु उसने अपने कदमों के निशान बहुत कम और अस्पष्ट छोड़े हैं। अभी प्रमाण बहुत कम मिले हैं और नए उत्खननों से हमारी जानकारी में आगे परिवर्तन भी हो सकता था। हम अभी भी यह नहीं जानते कि उन्होंने कब बोलना सीखा, कब पहली कलाकृति बनी थी, कब नाते रिश्तेदारी और विनिमय की शुरुआत हुई थी। इसी प्रकार कृषि की शुरुआत के परिणामों का भी ठीक हमें पता नहीं चला है। उदाहरण के लिए तुर्की में कतालहुयुक में हो रहे उत्खननों से यह पता चला है कि वहां सैकड़ों हजारों लोग खेती करने के लिए नहीं बसे थे, बल्कि किसी रहस्यात्मक सांस्कृतिक कारणों से बसे थे। इसकी अगर आपको पूरी वीडियो देखनी है तो ये लिंक दे रखा है, मतलब इसको आप सर्च करके देख सकते हैं। विकास के क्रम की रूपरेखा भी बहुत निश्चित नहीं है। सभी समाजों में प्रौद्योगिकी विकास एक जैसा नहीं हुआ। कई समाज शिकारी संग्रहकर्ता बने रहे, उनमें भी नाते रिश्तेदारी कायम हुई और सामूहिक नृत्य और गान की संस्कृति पनपी। हालांकि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुए प्रमुख परिवर्तनों से कुछ समुदायों का फायदा हुआ, जिन्होंने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर अपने लिए एक आराम पसंद जिंदगी के रास्ते निकाले। इस प्रकृति की प्रगति से मनुष्य को दूसरे समुदायों पर प्रभुत्व स्थापित करने में भी मदद मिली। कुछ विद्वानों ने यह अनुमान लगाया कि होमो सैपियंस के आगमन के बाद इस पृथ्वी पर लगभग 70 से 100 मिलियन लोग रहा करते थे। वे इसी पृथ्वी पर रहते थे, यहीं सांस लेते थे, यहीं काम करते थे और उन्हीं की बनाई दुनिया में हमें विरासत में मिली है।
हम इस पृथ्वी की सबसे सफल प्रजाति हैं। हमने दूसरी प्रजातियों पर अपना वर्चस्व स्थापित कर इस पृथ्वी पर अपना नियंत्रण स्थापित किया है। मनुष्य ने आरंभ से ही अन्य प्रजातियों का शिकार करना शुरू कर दिया था। इसलिए मैमथ यानी हाथी की तरह का एक विशाल पशु जैसी प्रजातियां नष्ट हो गई। मानव सभ्यता के विकास के संदर्भ में इस प्रक्रिया में तेजी आई। वर्तमान विश्व में होमो सैपियंस की संख्या जितनी तेजी से बढ़ी है, उससे ज़्यादा तेजी से जंगलों और वन्य जीवन का विनाश भी हुआ है। हम इस बात पर अनंत काल तक बहस कर सकते हैं कि हमारे पूर्वज कौन थे, स्वर्ग से उतरे दूत या बंदर, परंतु हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारे खून में 99% चिंपांजियों का रक्त ही प्रभावित हो रहा है। पृथ्वी की सारी प्रजातियां हमारी दया की मोहताज हैं। जीवन के जाल में हम उनके साथ बंधे हुए हैं। उनका विनाश हमारा विनाश है। जितनी जल्दी हम यह समझ लें उतना ही अच्छा होगा कि जितने भी पेड़ पौधे आप देख रहे हैं उनको बचाने की कोशिश करें। कहीं कट रहे हैं विकास के नाम पे तो ना कटने दें, ऐसा पूरा प्रयास करें। हाँ, इस तरह का कर सकते हैं कि जैसे अगर कहीं पे कोई पेड़ लगा है, आप वहाँ पे कोई निर्माण कर रहे हैं, तो उस पेड़ को दूसरी जगह पे लगाने के लिए पहले से ही स्थान ढूंढ लेना चाहिए एंड देन उसके बाद वहाँ पे कोई विकास का कार्य करो। विकास के नाम पे आज के समय में जिस तरह से पेड़ पौधे एकदम काट दिए जा रहे हैं, वो ना काटे जाए, इस पर हमको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। अब इसमें टोटल कितने क्वेश्चन दिए गए हैं? 6 क्वेश्चन। इन 6 क्वेश्चंस के आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। इसके बाद आज हमारा चैप्टर ये वाला ख़त्म हो गया, फिनिश। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगर नहीं भी आया है तो मैं जब ये क्वेश्चन आंसर करवाऊँगी नेक्स्ट वीडियो में तब आ जाएगा।